नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। बाजार की चाल अगर आज देखिए तो सोना और चांदी कल की शानदार बढ़त के बाद आज दायरे में है, हल्की तेजी कह सकते हैं। कच्चा तेल कल 1.5% तक टूटा, आज भी करीब करीब 0.5 से 1% की गिरावट है। नेचुरल गैस आज तेजी दिखा रहा है, करीब 1.5% ऊपर है। बेस मेटल्स में दायरे में कारोबार हो रहा है, यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। पूरी तरह से बाजार की नज़र ट्रेड वॉर की तरफ पर है। जिस तरह से यहाँ पर मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने का फैसला किया गया और आज से वो लागू भी हो गया, और डबल ड्यूटी डबल टैरिफ के बाद से अब चीन की तरफ से भी रिटेलिएटरी एक्शन शुरू हो चुका है। तो इन सब खबरों के बीच में गोल्ड और सिल्वर पर क्या असर होगा, क्रूड और मेटल्स पर क्या असर होगा, यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, भाविक पटेल हैं और केडिया कमोडिटी से अजय केडिया हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। केडिया जी, सबसे पहले सोने और चांदी इन दोनों पर आप अपनी राय रखें। क्या अभी भी भरोसे के लायक है क्या ट्रेड जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए? नमस्कार सोम जी। नमस्कार देखिए, सर। गोल्ड तो हमेशा भरोसे लायक ही है। हमने नो डाउट वॉलेटिलिटी काफी देखी है। जैसे पिछले हफ्ते मैंने कहा भी था कि एक टेक्निकल पुल बैक लग रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच में ऐसा लग रहा था कि पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाएगी, इसलिए 86,600 से प्राइजेस में गिरावट देखी और लगभग हमने 84,000 तक का लो लगते हुए देखा। नो डाउट पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि जो ये पीस टॉक है ये एक तरह से कोई आउटकम नहीं आया। इनफैक्ट अब ऐसा लगने लग गया है कि यूएस और यूक्रेन के बीच में कंसर्न बढ़ने लग गए, जिस ढंग से जो मिलिट्री एड है वो यूएस बंद कर देगा और अब यूरोप सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। लेकिन यूरोप में भी हम देख रहे हैं यूके जो है वो बोलता है भाई मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। तो जो अभी प्रपोजल था वो कहीं ना कहीं खारिज हो चुका है। अब उसके दो मान्य है कि एक कि रशिया इसको और एग्रेसिव करेगा ताकि लड़ाई खत्म हो जाए, दूसरा अगर ऐसा भी चलता रहता है तो यूरोप और रशिया सामने नहीं आएंगे। तो काफी अभी ये हफ्ता जो रहेगा काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हफ्ते में एक तो ये जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अपडेट है, वहीं इसी भी अपना रेट कट कर रहा है। और जब जब रेट कट होता है कहीं ना कहीं हम देखते हैं डॉलर पे दबाव बढ़ेगा। इसकी वजह से भी कल हमने एक बाउंस आते हुए देखा। बट आई थिंक कल का जंप काफी बड़ा था। तो इन शॉर्ट मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बनती हुई दिखाई देगी और एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वापस कंटिन्यू रहेगा कल की तेजी का। उसी को देखते हुए 85 700-800 का बाउंस अगर आता भी है तो वहां पे छोटा एक बिकवाली करना ही चाहिए। 86 200 के स्टॉप लॉस से 85 से लेकर 85 300 तक का एक छोटा पुल बैक रहेगा। तो ये अब तक कंसोलिडेशन का रहेगा सोने के लिए। ओके, तो ये सलाह आपके लिए यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के लिए केडिया जी की तरफ से है। भाविक, आप बताइए आपकी राय क्या है सोने और चांदी पर? नमस्कार सुमन जी। देखिए, फ्राइडे तक हमने देखा था कि सोने में जो मच नीडेड करेक्शन था वो आ रहा था, बट अभी अगर मंडे से देखें तो वापस से जो सोने की चाल है वो तेजी की तरफ जा रही है। और आई थिंक थ्री मेजर रीजंस है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वापस से बढ़ गए हैं, जहाँ पे जैसे हमने देखा कि यूएस और यूक्रेन के जो रिलेशन है वो टोटली कोलैप्स हो गए। यूएस अभी यूक्रेन को एड बंद कर गया है। दूसरा अगर देखें तो इसराइल हमास का जो पीस टॉक था वो भी कोलैप्स हो रहा है। गाजा पे जो एड ट्रक्स जा रही थी वाया इजिप्ट वो भी बंद हो चुकी है। दूसरा अगर देखें तो कल यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा आए थे वो काफी सॉफ्ट है। मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है, मतलब आगे जाके महंगाई है वो भी बढ़ सकती है। और तीसरा अगर देखें तो रिटेलिटरी ट्रेड जो अभी शुरू हो चुके हैं। चाइना ने भी यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 15% लगाया है। कनाडा ने भी नियरली $21 बिलियन के गुड्स है उसके ऊपर 25%। तो आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स टैरिफ की वजह से और मैन्युफैक्चरिंग डेटा की वजह से मुझे लग रहा है सोने में जो तेजी है वो वापस से कंटिन्यू हो सकती है। तो आज के दिन कहीं भी अगर करेक्शन मिलता है 85 380 के करीब तो वह बाय कर सकते हैं 85 850 के टारगेट के लिए, और 85 200 के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चांदी की भी बात करें तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि अभी भी एटलीस्ट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से तेजी दिख सकती है। तो वहां पे भी 95 700 के करीब बाय कर सकते हैं 96 500 के टारगेट के लिए, और 95 250 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में कल नरमी दिखी थी, आज भी वो कंटिन्यू हो रही है गिरावट। $71 तक आ चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव। केडिया जी, और गिरावट लग रही है क्या? ओपेक प्लस की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि 1 अप्रैल से वो उत्पादन को बढ़ाएंगे 22 लाख बैरल रोजाना। क्या ये पॉसिबल आपको दिख रहा है क्या मौजूदा इस गिरावट के बाद भी? देखिए,
ओपेक ने पिछले 2-3 सालों से बहुत ही अच्छा बैलेंस करके वर्क कर रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं ओपेक मेंबर्स के अंदर ही अगर हम देखें तो एक डिस्पैरिटी बैठी हुई है, जिसके चलते प्रेशर तो ओपेक के पास भी काफी बना हुआ है, काफी मेंबर्स प्रेशर कर भी रहे हैं। और साथ में अब डोनाल्ड ट्रंप आने की वजह से ये भी है कि यूएस भी अपना प्रोडक्शन मार्केट में लाएगा, और ये पीस टॉक अगर इनकेस लेट से 15-20 दिन में अगर हो जाता है, क्योंकि पहले जब यूएस है वो रशिया के अगेंस्ट था, सैंक्शंस थे, बट अगर अभी जिस ढंग से चीजें चेंज हुई है और सपोज सैंक्शंस कम हो जाते हैं रशिया पे, तो रशिया का भी माल मार्केट में आएगा। तो अप्रैल मई जून ये 3 महीना बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होने वाला है। ओवर सप्लाई है। कल हमने थोड़ा बहुत सपोर्ट इसलिए भी देखा था कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग नंबर ठीक ठाक आए थे, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि आने वाले समय में सप्लाई ज्यादा रहेगी। ब्रांड अगर 70 का लेवल अगर तोड़ देता है तो ये 66 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि कच्चे तेल में बिकवाली करके ही चलना चाहिए। हाँ, टाइम भी कुछ जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे आएगा तो उसका एक जंप आता हुआ दिखेगा, बट बिकवाली करके चलिए। तो यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में ही अपॉर्चुनिटी बनती है। फ्यूचर में 6000 पे बेच के चलिए, 6060 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 5920 का है, बट ये 5800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर ऑप्शन के जरिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो वहां पे कच्चे तेल में 6000 का पुट ले लीजिए 120 के करीब, जो ऊपर में मुझे लगता है 200 से 250 तक का भी जंप दिखा सकता है। ओके, तो क्रूड पर आपकी राय आ गई है। भाविक, आपको क्या लग रहा है, क्रूड में क्या होगा आगे? इस गिरावट के बाद और गिरावट आपको भी दिख रही है? जी जरूर सर, देखिए मार्केट में एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ओपेक प्लस प्रोडक्शन वापस से बढ़ाएंगे, वो एक्सपेक्टेशन थी कि अप्रैल में भी रोल ओवर ही करेंगे। बट आई थिंक ट्रम्प के प्रेशर की वजह से, और जैसे कीडिया जी ने बताया, डिस्कॉर्डिंग बिटवीन ओपेक मेंबर्स, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगा। और ये टैरिफ की वजह से जो डिमांड है वो भी एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं और स्लो हो सकती है। तो आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि 5930 से 5800 तक के लिए हम जो क्रूड के प्राइसेस है वो देख सकते हैं। तो इंट्राडे फ्यूचर में भी अराउंड 6020 पे बिकवाली कर सकते हैं। 5930 के टारगेट के लिए 6080 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो क्रूड आपको लग रहा है कि बेचना चाहिए? दोनों एक्सपर्ट्स आज यहाँ पर क्रूड को लेकर सिमिलर पेज पर है। गोल्ड सिल्वर में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जरूर थी, लेकिन यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है बेच कर जाए। नेचुरल गैस आज तेजी है। कल कई सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने सेल कॉल दी थी, हालांकि बाजार अब फिर से तेजी दिखा रहा है। क्या करना चाहिए? अभी भी सेल करके जाना चाहिए नेचुरल गैस को, या ट्रेंड बदल रहा है? केडिया जी, देखिए, अगर नेचुरल गैस की बात करें विश्वनाथ जी, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई बड़ी तेजी दिखेगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि वेदर के चेंजेस चालू हो चुके हैं और हम एंड ऑफ सीजन में हम है। तो आई थिंक के थोड़ा बहुत जो बाउंस आ रहा है वो दिखाई जरूर दे रहा है, कल का हमने देखा था, बट प्राइस सस्टेन नहीं करेगा। पहला चीज है कि अभी वेदर का जो पहले सपोर्ट था वो निकल जाएगा, साथ में कच्चे तेल की जो गिरावट है वो भी नेचुरल गैस पे दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक थोड़ा बहुत बाउंस अगर मिलता है 360-65 के करीब बेच के चलिए। 345 का इमीडिएट टारगेट है, बट मार्च एंड होते होते हम देखेंगे 320 से 310 तक का भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। तो लेना थोड़ा सा रिस्की ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सेल करना। और ऑप्शन में भी हम अगर जिनको थोड़ा सा लो रिस्क पसंद है तो 360 का पुट ले लीजिए 17 रुपए में, जहां पे हम देख रहे हैं कि 27 से 30 तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ये खबर आपकी तरफ से नेचुरल गैस बेचना चाहिए। आप भी भाविक लगता है आज बेचना ही चाहिए? केडिया जी को तो लग रहा है कि नेचुरल गैस में गिरावट दिख रही है यहाँ से। नहीं, एटलीस्ट मेरा भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर अगर देखें तो ठीक है कि आगे जाके जो वेदर फोरकास्ट है वो कम है, और दूसरा यूएस के जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन फरवरी में वो रिकॉर्ड हाई है। बट कल हमने जो तेजी देखी वो इसलिए है क्योंकि जो एलएनजी का एक्सपोर्ट है वो यूएस का सबसे रिकॉर्ड हाई पे है। दूसरा, कल जर्मनी से भी स्टेटमेंट आया कि वो लोग रशिया नॉर्थ टू पाइपलाइन से जो नेचुरल गैस है वो नहीं लेने वाले। तो यूरोप इस बार नेचुरल गैस जो एलएनजी से है वो यूएस से लेंगे, तो उसकी वजह से यूएस की इन्वेंट्री कम होगी। तो जो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1 से 2 दिन हमें और थोड़ी तेजी देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद शायद सेलिंग हो सकती है। तो ओवरऑल आज के दिन मुझे लग रहा है 360 का कॉल ऑप्शन एक बार ले सकते हैं इंट्राडे पर्पज ही। 19 के अराउंड 22 छोटा ही टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा 17 का। फ्यूज़न है, लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय है। ये कॉन्ट्रा कॉल है भाविक की, उनको लगता है कि यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए, यहाँ पे खरीद कर जाए और ऑप्शंस के जरिए जाए तो बेहतर है। 360 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे एनजी पर, ये सलाह है। 19 पे खरीदे और 22 तक जा सकता है। मेटल्स की चाल देखें तो बेस मेटल्स में आज सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। ज़्यादातर काउंटर कमज़ोर ही दिख रहा है। कॉपर 863 के आसपास, जिंक 270 के नीचे है, एल्युमिनियम और लेड सपाट है।
180 पे लेड और एल्युमिनियम 258 पे। यहाँ पर कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको किरिया जी बेस मेटल्स में? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में कल हमने थोड़ा बहुत बाउंस देखा था, बिकॉज चाइना के जो नंबर्स थे उससे उम्मीद थी, डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी। बट आई थिंक के जो की रेजिस्टेंट पॉइंट्स है उसको तोड़ नहीं पा रहा है मार्केट। जैसे कॉपर में हम देख रहे हैं कि 870 काफी की रेजिस्टेंट है, वो नहीं तोड़ पा रहा। जिंक के अंदर भी 270 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिखा पा रहा है। एल्यूमिनियम में भी 260 के ऊपर नहीं दिखा पा रहा है। तो आई थिंक एक करेक्शन के मोड में रहेगा, जहाँ पे कॉपर में 867 पे बेच के चलिए, 860 का लेवल टूटे पे 858 तक का लेवल दिख जाएगा। जिंक के अंदर भी मुझे लगता है कि 270 इज गुड टू सेल, 270 271 में, नीचे में 267 तक का टारगेट मिलेगा। हाँ, एल्यूमिनियम में एक चीज ध्यान रखिए, रसल ने अपने प्रोडक्शन या सप्लाई साइड हमने कुछ कंसर्न्स देखे, जिसकी वजह से पहले बहुत अच्छी रैली आई थी। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि टैरिफ वॉर का की जो आज से अटकलें लगाई जा रही है उसकी वजह से डिमांड में डिटोरेट रहेगा। तो इधर भी 259 पे बेचिए, 261 का स्टॉप लॉस लगाइए। एल्यूमिनियम पे 256 तक का टारगेट हम एल्यूमिनियम पे भी देख पाएंगे। चलिए, तो ये सलाह है आपकी तरफ से बेस मेटल्स में। भाविक, आप फटाफट से बता दीजिए आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? देखिए जिंक पूरा फेब्रुअरी हो गया, देखा 265 से 272 का एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को भी देखा 265 से थोड़ा बहुत बाउंस हुआ है। तो अभी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 271 का जो रेजिस्टेंस है वो टच करने जरूर से आएगा। तो एक बार इंट्राडे 269 के करीब बाय कर सकते हैं 271 के टारगेट के लिए, और 267.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये सलाह है बेस मेटल्स को लेकर। और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक बालानी जी हैं, डीजी हैं इस्मा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, चीनी उत्पादन को लेकर फरवरी अंत तक के आपके जो नंबर हैं कि 219 लाख टन चीनी का उत्पादन फरवरी अंत तक देश में हुआ है, जो पिछले साल से 14% कम है। क्या अब तक सर कितनी मिलों में काम जारी है और कितनी मिलें बंद हो चुकी है, और पिछले साल के कंपेरिजन में भी बताइएगा। नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, पिछले बार जो 29 फरवरी तक का जो डेटा था उसके हिसाब से 466 मिलें चल रही थी। इस बार 28 फरवरी तक लगभग 355 मिलें चल रही हैं। और आपने सही बोला, लास्ट ईयर इसी टाइम पे 256 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन हुआ था, जो अभी लगभग 220 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन हुआ है। आपके हिसाब से 14% हो रहा है, मेरे हिसाब से 9% हो रहा है। मैं समझाऊंगा आपको कि ये 9% क्यों हो रहा है। पिछले बार जो इथेनॉल डाइवर्जन था इस वक्त तक लगभग जो है 15 लाख टन था, क्योंकि पिछले बार पूरा जो इथेनॉल डाइवर्जन था लगभग 22 लाख टन का हुआ था, क्योंकि पिछले साल जूस और बीएवी से रेस्ट्रिक्शन था पार्शल। इस साल जो टोटल डाइवर्जन हुआ है 28 फरवरी तक लगभग 25 लाख टन का हुआ है। तो अगर हम इसको एडिशनल 10 लाख टन का जो डाइवर्जन हुआ है, अगर इसको हम लोग फैक्टर इन कर लें तो गिरावट लगभग 9% की देखी जा रही है इस साल। ओके, यानी आपको लगा जो 10 लाख का एडिशनल डाइवर्जन को अगर हटा दे तो जो कमी है वो सिर्फ 9% की कमी है। तो हम आगे जब शो करेंगे उसमें करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, आप बताइए कि कीमतों को लेकर किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि दाम तो काफी बढ़े हैं, आगे और तेजी का ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि गर्मियों में आमतौर पे चीनी की डिमांड काफी बढ़ती है। देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा विश्व मोहन जी की देखिए, हम लोग इतना प्राइस सेंसिटिव हैं शुगर के लिए, जबकि आपको मालूम है कि एज फार एज एफआरपी इज कंसर्न जो है, हम लोग दुनिया में वी पे हाईएस्ट एफआरपी एंड वी हैव द लोएस्ट प्राइस ऑफ द शुगर। अब देखिए, मैंने शायद किसी चैनल पे ये समझाया था कि अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देख लें तो, और हम सारी कमोडिटीज को देख लें, तो जो उसमें CAGR इंक्रीज हुआ है उसके जो कंपैरिजन में शुगर बिल्कुल नॉमिनल है, लगभग 1.5% के आसपास CAGR है। और अगर उसके सामने हम लोग एफआरपी का इंक्रीज देखेंगे तो लगभग ये 5 से 6% है। और सिर्फ हम अगर पिछले 2 साल में देखें, जो एब्सोल्यूट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है एफआरपी लगभग 11.5% का हुआ है। तो उस हिसाब से शुगर प्राइस जो है आज भी लगभग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है। महाराष्ट्र में लगभग 38 रुपए की सल्फिटेशन है और लगभग 4060 जो है यूपी का रेट है, और लगभग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मालूम है लगभग 41 रुपए के आसपास है। तो ये मैं बढ़ावा नहीं मानूंगा, मैं ये शुगर प्राइस करेक्ट बोलूंगा, करेक्शन हो गया है, जो कि इंडस्ट्री के लिए और फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। ओके, आपको लग रहा है कि करेक्ट हुआ है और इस टर्म को आप अलग तरीके से देख रहे हैं इंडस्ट्री के लिए से अगर आप देखें तो। सर, एक्सपोर्ट के हालात बताइए, सरकार ने जो इजाजत दी थी 10 लाख टन एक्सपोर्ट की, उसमें से कितनी डील हो चुकी है पूरी?
जहां तक हमें इनफॉर्मल खबर है उसमें से लगभग 3 लाख टन के आसपास का तो फिजिकल ट्रेड हो गया है और लगभग 3 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो हमारे खबर के हिसाब से लगभग 6 लाख टन का एक्सपोर्ट जो है वो फाइनल हो गया है और हमें लगता है कि लगभग अगले 2 महीने में लगभग और 4 लाख टन हो जाएगा। तो 10 लाख टन मुझे लगता है अगले 2 महीने में हो जाएगा पूरा अपना एक्सपोर्ट। सर प्राइस के हिसाब से क्या बेहतर है उनके लिए एक्सपोर्ट करना? मार्केट अभी वेल पोजीशनड है क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी, घरेलू अगर एक्सपोर्टर्स के लिहाज से देखें तो? देखिए अभी ऑफ लेट पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस थोड़े नीचे आए हैं, जो लगभग अगर पैरिटी लगभग 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले लगभग 45 रुपए की आ रही थी, वो लगभग 42-43 रुपीज की आ गई है। बट स्टिल क्योंकि महाराष्ट्र मैंने बताया कि 38 रुपए के आसपास है और अगर एक्सपोर्ट में हमको पैरिटी लगभग 42-43 की मिल रही है तो अभी भी बिल्कुल एक्सपोर्ट वायबल है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, कई सारे मुद्दे आपने रखे और अपनी रिपोर्ट पर का भी जिक्र किया और आपके हिसाब से जो एडिशनल डाइवर्जन हुआ है एथेनॉल के लिए उस हिसाब से अगर आप देखें तो 9% पिछले सीजन से कम है, लेकिन चीनी उत्पादन कम है, ये रिपोर्ट तो है ही। शुक्रिया सर। चलिए एक और अहम खबर है गेहूं को लेकर अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग सर्वे के हिसाब से नंबर्स अलग आ रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए अजय जैन है हमारे साथ, गेहूं ट्रेडर। अब ये जो रिपोर्ट है ये है रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, RFMFI। इनका अनुमान है कि 2024-25 में 1100 लाख टन गेहूं का उत्पादन अनुमान हो सकता है, लेकिन कल हम अपने चैनल पे हमने बताया था कि उत्पादन अनुमान काफ़ी कम रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर देश में बढ़े हैं उत्तर भारत में खास करके, उसका असर यील्ड पर हो सकता है। लेकिन इनकी सर्वे कह रही है कि इस बार क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब ग्राउंड पर क्या स्थिति है ये समझते हैं अजय जी, आप सहमत हैं ये जो डेटा दे रहे हैं 1100 लाख टन का? नमस्कार विश्वमोहन जी, अभी हम कुल उत्पादन के बारे में 8 से 15 दिन और इंतजार करना चाहेंगे कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मार्च में हीट वेव का प्रिडिक्शन आ रहा है नॉर्थ साइड में, उसके कारण पंजाब हरियाणा यूपी में कुछ उत्पादन पर अफेक्ट आ सकता है। अभी इसलिए कुल उत्पादन के बारे में कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, पर हाँ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन राज्यों में हार्वेस्टिंग अपने फुल स्विंग में है और अराइवल्स काफी अच्छी मंडियों में आ रही है और नो डाउट यहाँ पर यील्ड अच्छी आ रही है लास्ट ईयर के मुकाबले, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी हम पूरे इंडिया के टोटल प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं 8-15 दिन, उसके बाद। आपको लग रहा है कि ये नंबर्स अभी जल्दबाजी होगी, 10-15 दिन बाद, 10-15 दिनों में आप ये नंबर पे साफ कर देंगे? क्या लग रहा है सर, दाम आगे कुछ कम होंगे क्या? अगर इस तरह के नंबर अगर रहते हैं तो ये तो ठीक ठाक नंबर है, सरकार के लक्ष्य बहुत दूर भी नहीं है। क्या आप क्या कहेंगे? हालांकि कंफ्यूजन बहुत है, हर एक्सपर्ट्स अपनी अपनी अलग नंबर लेके आते हैं। देखिए विश्वमोहन जी, गेहूं की क्रॉप काफी बड़ी क्रॉप है, काफी बड़े एरिया में इंडिया में होती है, तो इसका एक्यूरेट नंबर किसी भी प्राइवेट एनालिसिस्ट के पास या गवर्नमेंट के पास भी काफी सटीक रहना थोड़ा सा असंभव है। लेकिन हाँ फिर भी काफी हद तक अगर हम प्राइस को देखें तो करेक्ट हो चुके हैं। क्रॉप नंबर्स को देखते हुए, क्रॉप की यील्ड और प्रोडक्शन को देखते हुए अभी ऊपर से प्राइजेस काफी करेक्ट हो चुके हैं और आने वाले 15 मार्च से काफी सारे स्टेट में गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा एमएसपी पे। और जब की आपने बात छेड़ी है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या खरीद लक्ष्य के हिसाब से होगी 310 लाख टन का जो सरकार ने तय किया है? छोटा जवाब दीजिए अजय जी। सर 310 लाख टन की खरीदी का लक्ष्य पूरा होना अभी तो असंभव लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से सरकार का लक्ष्य करीब करीब 320 लाख टन के आसपास है और 260-65 के आसपास हम प्रोक्योर कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पे पिछले साल से ज्यादा होगा, पर फिर भी सरकारी लक्ष्य से कम होगा, ऐसा अभी तक दिख रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को समझाया। चलिए फटाफट से कुछ और कमोडिटी पे राय लेती है। केडिया जी, वक्त बहुत कम है, सबसे पहले ग्वार में बताइए क्यों टूट रहा है इतना सर? 10 सेकंड में बता दीजिए। देखिए गवार के अंदर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है नहीं और एज ऑफ नाउ कोई पार्टिसिपेशन दिख भी नहीं रहा है। टेक्निकली मुझे लगता है कि प्राइजेस अब 5100 के आसपास का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। पार्टिसिपेशन की एब्सेंस की वजह से, मार्क्स भी है सामने, उसकी वजह से गिरावट है।
सालों में बताइए, हल्दी, जीरा या धनिया, इन तीनों में क्या करे? आज रिकवरी की कोशिश थी, फिर से दबाव में दिख रहा है। मुझे लगता है धनिया और हल्दी, ये दो कमोडिटी काफी स्ट्रांग दिख रही है, बिकॉज ऑलरेडी बॉटम पे एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है। 12,200 पे हल्दी लेके चलिए, 12,700 का लिमिटेड अपसाइड रहेगा। धनिया में भी 7,950 पे लीजिए, 8,150 तक का टारगेट रहेगा। लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिखेगी। ओके, आपकी टॉपिक एग्री मार्केट से भाविक जी क्या होगी? आखिरी सवाल। धनिया 7950 पे बाय कर सकते हैं 8,100 के टारगेट के लिए, और 7900 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो धनिया आपकी टॉपिक है। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें कमोडिटी मार्केट में क्या करना है। कमोडिटी मार्केट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इक्विटी में देखें तो